Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today we will discuss about structure and types of DNA. We have already discussed about the silent features of DNA. So today just we will elaborate some more point and details about the types of DNA basing on their function and basing on their base pair. Okay, so let's start it. बेस पेयर रूल्स बेस जैसे हम कल पढ़ चुके थे कि डीएनए में आपका जो नाइट्रोजनस बेस रहता है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन रहता है हमेशा प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन बाइंड करता है ये हम पढ़ चुके हैं और प्यूरिन में आपका आता है आर्जिनिन एंड गुआनाइन और आपका पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन एंड थायामिन ओके तो जो बेस पेयर रूल है वो क्या है base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chain. Okay, they are said to be complementary to each other. इसके बारे में हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये पोलीन्यूक्लियोटाइड होता है पोलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कंफ्यूज मत होना न्यूक्लियोसाइड में एस जैसे पहले आता है उसके बाद टी आता है जैसे आपका 3 के बाद 4 आता है तो 3 आपका कम नंबर हो गया और 4 आपका बड़ा नंबर हो गया उसी हिसाब से आप याद रखेंगे न्यूक्लियोसाइड में कम चीज रहता है और न्यूक्लियोटाइड जहां पे टी आता है उसमें ज्यादा चीज रहता है इसका मतलब आपका न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें आपका ओनली नाइट्रोजनस बेस एंड फ्रेंड विद शुगर रहता है और आपका जो न्यूक्लियोटाइड हो गया उसमें आपका और एक ऐड हो जाता है आपका फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड ओके तो जो बेस पेयर रूल है वो क्या बोलता है आपका कि जितना नंबर ऑफ आपका प्यूरिन रहेगा उतने ही नंबर का आपका पिरिमिडिन रहेगा यहाँ पे यूरासिल गलत में लिख दिया गया है ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा गया है कि पिरिमिडिन में आपका आपका थायामीन और यूरासिल भी आता है ठीक है लेकिन हम ये डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं इसके लिए यूरासिल आएगा ही नहीं और ये जो बेस पेयर रूल है ये सिर्फ आपकी जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए काम करता है आपका सॉरी जो आपका चारकॉप्स रूल है हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो ये आपका सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए काम करता है ठीक है तो ये हो गया कि आपका जो है जितना नंबर ऑफ आपका प्यूरिन रहेगा उतने ही नंबर का आपका पिरिमिडिन रहेगा तो इसी हिसाब से अगर आपको एक डीएनए की सीक्वेंस एक स्ट्रैंड डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और हमने पढ़ भी चुके हैं कि वो ईच का कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं ठीक है तो इसी हिसाब से अगर आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड का अगर जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का अगर वो आपको दे दिया जाए तो आप दूसरे स्ट्रैंड की भी लिख सकते हो है कि नहीं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा इच अदर और हमेशा आपका आर्जिनिन के साथ थायामीन बाइंड करेगा और गुआनाइन के साथ साइटोसिन बाइंड करेगा ये हम बात कर चुके हैं और जो आर्जिनिन के साथ आपका थायामीन रहता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितना रहता है 2 रहता है लेकिन आपका जब गुआनाइन के साथ साइटोसिन बाइंड करता है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है ठीक है तो ये हो गया आपका बेस पेयर रूल उसी हिसाब से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पे आपका जो सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक से मैं ये क्वेश्चन उठाई हूँ तो देखिए इसमें आपका इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटेन अगर आपको एक स्ट्रैंड का आपका दे दिया जाएगा तो आपको लिखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओके तो इसका मतलब समझिए पहले आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम दे दिया गया है ये आपका है 5 प्राइम से 3 प्राइम ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप आप लिख लिए तो सेकेंड क्या करोगे आपको कॉम्प्लीमेंटर ही रहता है तो हमें पता है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम रन करेगा तो उसी हिसाब से इस नाइट्रोजनस बेस का कॉम्प्लीमेंट्री जो है ए के बदले आपका टी टी में के साथ ए बाइंड करेगा जी के साथ सी बाइंड करेगा सी के साथ जी इसी हिसाब से आप लिख दोगे ठीक है तो लेकिन आपका ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे पूछा गया है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन तो आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखना है तो उल्टा लिखना है आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर आप लिखोगे तो सीक्वेंस आपका इस तरीके के आएगा ठीक है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है ठीक है तो जो आपका चारगॉफ रूल है ये चारगॉफ रूल क्या कहता है ये देखिए आपका जो आपका बेस पेयर रूल और चारगॉफ रूल हो गया ये दोनों में मतलब कुछ मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका जो है ये चारगॉफ रूल का इंपॉर्टेंस क्या है ये केवल ओनली एप्लीकेबल टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओके ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए आपका एप्लीकेबल है और किसी के लिए भी नहीं है ठीक है
तो ये हो गया। ये चारकॉप्स रूल में आपको क्या बताता है कि आपका जो है आपका बेस पेयर रूल जो है उसी हिसाब से हमें पता चल गया जितने नंबर प्यूरिन रहेगा उतने अमाउंट का pyrimidine रहेगा, तो उसी हिसाब से उनका रेशियो हमेशा 1:1 ही आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलता है, आपका जो परसेंटेज है जो गुआनाइन के साथ साइटोसिन और आर्डेनिन के साथ थायमिन, इनका परसेंटेज भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स जो ये जो नाइट्रोजनस बेस के बारे में हो गया और बाकी सारी चीज के बारे में हो गया, इसको आपको पहले इरविन चारकॉप ने इसके बारे में दिए थे, ठीक है। वो एक ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट है और वो लेट 1940s में इसके बारे में दिए थे। तो उनके नाम के अनुसार इस रूल को हमने चारकॉप्स रूल बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एक न्यूमेरिकल देखिए, आपका मैं एक क्वेश्चन लिखी हुई हूँ। इफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए has 20% of cytosine, calculate the percentage of adenine in DNA। ओके, तो आपको जो है साइटोसिन का परसेंटेज दे दिया गया है 20 और आपको पूछा गया है आर्डेनिन का परसेंटेज, तो किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। आपको पता है क्या कि हमेशा साइटोसिन के साथ आपका गुआनाइन बाइंड करता है, तो आपका गुआनाइन और साइटोसिन का रेशियो हमेशा इक्वल रहता है। जैसे हम इसमें देखे तो देखिए ए ए जी और ये जो सेम सेम रहता है आपका प्यूरिन और pyrimidine का नंबर, और यहाँ पे हमें पता चला कि 1:1 रेशियो रहेगा और परसेंटेज हमेशा जो है आर्डेनिन और थायमिन इनका सेम रहता है, क्योंकि आर्डेनिन जितना होगा उतनी थायमिन ही होगा, जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी हिसाब से जो है हो गया आपका साइटोसिन अगर 20 है तो आपका गुआनिन भी 20% रहेगा। तो इसी हिसाब से आपका क्या होगा, ये 40% हो गया आपका जो साइटोसिन और गुआनिन मिलके। तो बचा कितना आपका 60% बचा, और जो 60% बचा वो क्या होगा आपका आर्डेनाइन और थायमिन मिलके 60% होंगे। और हमें पता है कि आर्डेनिन जितना रहेगा थायमिन उतना रहेगा, तो डिवाइडेड बाय अगर 2 कर लेंगे तो आपका आर्डेनिन हो गया 30%। तो इसी हिसाब से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डीएनए जो है आपका, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, बेस्ड ऑन फंक्शन भी हम जानेंगे और बेस्ड ऑन बेस पेयर भी जानेंगे। तो जो बेस्ड ऑन फंक्शन है मतलब वो काम क्या करते हैं, उसी हिसाब से आपका जो डीएनए है दो तरह की है, ठीक है। एक हो गया आपका ट्रॉपिक डीएनए और दूसरा हो गया आपका जेनेटिक डीएनए। तो ट्रॉपिक डीएनए का मतलब क्या है, मतलब वो करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो एवरी वर्क करते हैं एक्सेप्ट आपका रिप्रोडक्शन। जो भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो सारा चीज आपका ट्रॉपिक डीएनए करता है, ठीक है। और जो आपका जेनेटिक डीएनए है वो क्या करता है, ओनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक डीएनए रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और जेनेटिक डीएनए जो है वो ओनली रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका एग्जांपल क्या हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया। तो आपको पता होगा, अगर पैरामीशियम के बारे में आप डिटेल्स पढ़े होंगे तो वहां पे दो तरह के रहता है आपका। तो एक को हम बोलते हैं माक्रोन्यू माक्रोन्यूक्लियस और एक दूसरे को बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। जो बड़ा रहता है उसको हम माक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं और जो छोटा रहता है उसको हम माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो माक्रोन्यूक्लियस है उसका ये हो गया आपका ट्रॉपिक डीएनए, उसमें जो डीएनए है वो हो गया आपका ट्रॉपिक डीएनए। ये सारा काम करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब कुछ करता है एक्सेप्ट आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जो यूज होता है वो आपका माइक्रोन्यूक्लियस, और जेनेटिक डीएनए उसमें जो डीएनए है उसको जेनेटिक डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन your function. The DNA is the two type, that is your tropic DNA and genetic DNA. Okay. Then we will go to the types of DNA basing on the number of base pair. तो base pair को लेके जो आपका डीएनए है वो 5 तरह की है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका बी डीएनए, जो हम नॉर्मली पढ़ चुके हैं, जैसे आपका वाटसन क्रिक मॉडल में जो दिए थे वो है आपका बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसके बारे में जो आज हम पढ़ेंगे, जो तरह तरह की बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको आप करना क्या है, आपको एक, आप जब ये देख रहे हैं आप एक कलम बना दीजिए each डीएनए का। तो उसमें जो जो चीज है पॉइंट उसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप पैराग्राफ वाइज ना पढ़ के अगर आप कलम करके आपको बना के अगर एक जो टेबल बना के पढ़ेंगे तो इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी डीएनए, जो नॉर्मल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रपोज किए थे वाटसन एंड क्रिक ने, उनकी बेसिस वो जो डीएनए था वो बी डीएनए था। तो इसमें जो है ये ऑलमोस्ट एवरी सेल में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, हाईली रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में ये रहता है, और जहाँ पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन होता है, आयरन की कंसेंट्रेशन लो रहता है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है ना।
और इसको राइट हैंडेड डीएनए बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, राइट हैंडेड डीएनए का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको मैं बोली थी, आपको आप स्पाइरल स्टेयरकेस के बारे में सोचिए बोली थी, तो ये जैसे आपको घर पे भी आप झुलाने के लिए जो डेकोरेट करने के लिए वो मिलता है, जैसे रोप टाइप का, ऐसे हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो राइट हैंडेड का मतलब क्या, अगर आप उस हेलिक्स को और उसको लेके अपने से दूर ऐसे झुला के रखेंगे तो वो क्या होगा कि आपके मूव करेगा, क्लॉकवाइज मैनर से आपसे दूर जाएगा। तो वो जो क्लॉकवाइज मैनर में जो मूवमेंट होता है उसको हम राइट हैंडेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन रहता है, इसमें पता है हमको। और यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडिन के साथ बेस पेयर होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे जो है क्या है, जो बेस पेयर आर परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक आप एक्सिस इमेजिन कीजिए, जिसमें जैसे स्पाइरल स्टेयरकेस को ही आप अगर सोचेंगे तो आराम से आपको याद रह जाएगा। बीच में एक पिलर रहता है, उसके चारों ओर ऐसा स्पाइरल स्टेयरकेस रहता है, तो वो क्या हो गया, आपका एक्सिस हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या बोलता है, बेस पेयर टिल्ट टू द हेलिक्स बाय 6.03 डिग्री। ओके, इसको आप याद रखना है, 6.3 डिग्री, इसको आप याद रखिए, ठीक है। कितना मतलब डिग्री वो टिल्ट करके रहता है, ठीक है। तो इस ये हो गया आपका बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो हम चलते हैं ए फॉर्म ऑफ डीएनए। ए फॉर्म ऑफ डीएनए उसी तरीके से क्या हो गया आपका, वो जो मिलता है ज्यादातर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, वो हमें मिलता है ए फॉर्म ऑफ डीएनए। तो वहां पे जो है क्या है, आपका जो आयन, कौन कौन सा आयन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका बी डीएनए लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन में मतलब मिलता है, ठीक है। लेकिन आपका जो ए फॉर्म है वहां पे क्या होगा, आपका जो अगर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सीजियम आयन, ये सब आयन के प्रेजेंस में ए फॉर्म ऑफ डीएनए स्टेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका बी डीएनए में आपका 10 नंबर ऑफ बेस पेयर हो गया, यहाँ पे 11 नंबर ऑफ बेस पेयर रहता है। तो यहाँ पे जो टिल्ट था वो कितना डिग्री था, 6.3 डिग्री था। तो यहाँ पे जो टिल्ट है वो है आपका 20.2 डिग्री, इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में लिखी हुई, द ए फॉर्म इज मेटास्टेबल एंड क्विकली टर्न टू डी फॉर्म। ये मतलब उतना स्टेबल नहीं रहता है और क्विकली आपका डी फॉर्म को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका सी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो सी फॉर्म ऑफ डीएनए कहाँ कितनी ह्यूमिडिटी में मिलता है, आपका 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपका पहला जो था वो था आपका 92, फिर आ गया आपका 75 और ये हो गया आपका 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या होता है, आपका लिथियम आयन के प्रेजेंस में ये ज्यादातर मिलता है, ठीक है, सी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो एज कंपेयर टू ए एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए, सी डीएनए द नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न इज वेरी लेस। ओके, तो पहले बी में कितना था आपका 10 नंबर ऑफ बेस पेयर था। फिर आपका जो हम पढ़े क्या, ए पे आपका कितना था, आपका 11 नंबर ऑफ बेस पेयर था। तो यहाँ पे 28/3 और 9.33 रहता है बेस पेयर, ठीक है। तो ये नेगेटिवली टिल्ट रहता है, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन है, मतलब जो डिग्री टिल्ट करके रहता है, ये है 7.8। ओके, इसको आप याद रखिए कितने डिग्री वो टिल्ट करके रहता है, ठीक है। तो फिर आ गया आपका डी फॉर्म ऑफ डीएनए। डी फॉर्म ऑफ डीएनए ये मतलब रेयर होता है, ओके। और यहाँ पे जो बेस पेयर रहता है ये 8 बेस पेयर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ दी, जो ये है आपका नेगेटिवली टिल्ट। ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। ये राइट हैंडेड नहीं, जो राइट हैंडेड रहता है उसको पॉजिटिवली टिल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो डी फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या हो गया, आपका 8 नंबर ऑफ बेस पेयर रहते हैं पर टर्न में। और मैं आपको बता चुकी हूँ 1 टर्न इज इक्वल टू 1 कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन, ओके। तो वो हो गया आपका 1 टर्न। तो डी डीएनए में आपका एक टर्न में 8 रहता है बेस पेयर, ओके। ये नेगेटिवली टिल्ट रहता है और कितने डिग्री वो टिल्ट रहता है, आपका 16.7 डिग्री। इसको आप याद रखिए, ठीक है। और जो लास्ट फॉर्म ऑफ डीएनए है वो है आपका जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ओके। तो ये जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, इसको पहले रीच एंड हिच कोवर्कर ने 1979 में इसको पहले क्रिस्टलाइज करके इसको वो पाए थे, ठीक है। तो ये जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है, ये इसको जेड क्यों दिया गया, क्योंकि जो डबल हेलिक्स वो मतलब पाए थे, जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन था, वो एंटीपैरेलली एग्जैक्टली बी फॉर्म ऑफ डीएनए के जैसा वो एंटीपैरेलल ही था। और उसका जो मॉडल था वो जिगजैग जिगजैग वे में उनको मिला था, सुगर फॉस्फेट का बैकबोन जो था, ठीक है। तो उसी के लिए उसको उस जिगजैग से वो जेड को ले लिया और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए बोल के उसको नेमिंग कर लिया, ठीक है। तो ये जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है,
ये आपको लार्ज मतलब वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मामल्स में, प्रोटोजोअन्स में भी ये देखने को मिलता है और कुछ कुछ प्लांट स्पीसीज में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो टेबल है, मैं इसकी की बात कर रही थी कि आपको इसे टेबल बना के अगर आप ये जो 5 तरह की डीएनए के बारे में हमें पता चला, उसको अगर ऐसे आप टेबल बना के लिख लोगे तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बोली थी कि पॉजिटिव का मतलब है आपका राइट हैंडेड और नेगेटिव का मतलब है आपका लेफ्ट। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए के साथ किन चीजों में सिमिलैरिटीज है और किन किन चीजों में डिसिमिलैरिटीज। ओके, तो जो सिमिलैरिटीज है ये भी उसी तरह के डबल हेलिक्स है और ये भी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है और यहाँ पे भी उसी तरीके से। यहाँ और एक चीज है, यहाँ पे जीसी कंटेंट बहुत ही रिच रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीसी है वहां पे वैसे ही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो डिसिमिलैरिटीज है वो क्या है कि आपका जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और बी डीएनए इज राइट हैंडेड, ठीक है। तो आपका जो जेड डीएनए कंटेंट जिगजैग सुगर फॉस्फेट बैकबोन एज कंपेयर टू रेगुलर बैकबोन ऑफ बी डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी बोली ना आपको जेड डीएनए किस लिए हुआ कि वो जिगजैग मैनर से जो था सुगर फॉस्फेट का बैकबोन उसी हिसाब से उसको जेड डीएनए नेमिंग किए थे, ठीक है। The repeating unit in ZDNA is dinucleated due to altering orientation of sugar residue, whereas in BDNA the repeating unit is a mononucleotide. Okay, वहाँ पे mononucleotide था आपका रिपीटिंग यूनिट और यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड है आपका रिपीटिंग यूनिट। ओके, तो ये डिफरेंशिएट है, मतलब दो बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या क्या जो डिसिमिलरिटीज है और थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है वो है। आपका लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है इन जेड डीएनए वन कंप्लीट टर्न कंटेन 12 बेस पेयर। आपका बी डीएनए में कितना था 10 बेस पेयर था, तो जेड डीएनए में कितना आ गया आपका 12 बेस पेयर। इसको आप याद रखिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट है with the presence of high number of base pair in one turn, ZDNA the angle of twist per repeating unit that is 60 degree as compared to your 36 degree of BDNA molecule। इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका the ZDNA distance of twist making one turn of 360 degree is 45 Armstrong as against 34 आर्मस्ट्रॉन्ग बीडीएनए। यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका वन टर्न होता है, मैं आपको बोली थी कि वो कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन का हम वन टर्न लेते हैं। तो वहां पे जो बीडीएनए था उसमें वो क्या था आपका 34 एंगस्ट्रॉम था, ठीक है। और 34 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। इसको याद रखने के लिए मैं बोली थी। तो बीडीएनए आपका 34 एंगस्ट्रॉम रहता है और आपका जेडडीएनए में क्या होता है आपका 45 एंगस्ट्रॉम रहता है, ठीक है। तो आपका जेड डीएनए हिज फीवर डायमीटर दैट इज 18 एंगस्ट्रॉम और एज कंपेयर टू बी डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। जो आपका बी डीएनए का क्या है आपका जो विड्थ था और डायमीटर जो था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या क्या डिफरेंसेस था। तो आज जो हमें पता चला कि बेसिंग ऑन फंक्शन दो तरह के होता है, एक आपका ट्रॉपिक डीएनए, दूसरा आपका जेनेटिक डीएनए। और जो बेसिंग ऑन बेस पेयर वो 5 तरह की होता है। आपका क्या क्या हो गया बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल्स। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको बोली कि इसे टेबल बना के आप याद रखोगे तो ये बहुत ही आराम से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे।